नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीच पे। मैं आज है 27 अक्टूबर और आज हम 27 अक्टूबर के करंट अफेयर को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हनुमान एआई द्वारा लॉन्च किए गए भारत का पहला बहुभाषी बहु मॉडल फाउंडेशन एआई मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन है आपके पास अवेरेस्ट 1.0, कृत्रिम 2.0, गंगा एआई या फिर भारत एलएलएम। इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर 1 एवरेस्ट 1.0। हनुमान एआई द्वारा लॉन्च किए गए भारत का पहला बहुभाषी बहु मॉडल फाउंडेशन एआई मॉडल का नाम क्या है? एवरेस्ट 1.0। हनुमान एआई ने एवरेस्ट 1.0 भारत का पहला फाउंडेशन एआई मॉडल लॉन्च किया है। मुंबई ने एनवीडिया जनरेशन एआई शिखर सम्मेलन में हनुमान एआई ने भारत का पहला बहुभाषीय बहु मॉडल एआई मॉडल एवरेस्ट 1.0 लॉन्च किया है। यह 35 भाषाओं का समर्थन करता है। यह टेक्स्ट इमेज कोड वायरस जनरेशन जैसे कार्य का निष्पादन करता है, जिसे 90 भाषाओं तक विस्तृत करने की योजना है। एआई प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ता को एआई एजेंट और कस्टम मॉडल तैनात करने, बीएफएसआई, रक्षा आदि जैसे क्षेत्रों के लिए डेटा संप्रभुता सुरक्षा बढ़ाने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो हनुमान एआई ने एवरेस्ट 1.0 भारत का पहला फाउंडेशन एआई मॉडल लॉन्च किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित जीवनी रतन टाटा ए लाइफ के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपके पास उदयन मित्रा, थॉमस मैथ्यू, हर्षवर्धनी या फिर आलोक कुमार। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 थॉमस मैथ्यूज। हार्पर कॉलिन्स इंडिया थॉमस मैथ्यू की पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ प्रकाशित करेगा। हार्पर कॉलिन्स इंडिया के ने थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखित रतन टाटा ए लाइफ नामक पुस्तक के विमोचन की घोषणा की है, जो रतन टाटा के जीवन पर आधारित एक जीवनी है। इस पुस्तक में टाटा के बचपन से लेकर टाटा सन्स के चेयरमैन बनने तक के सफर तथा और टाटा ट्रस्ट में उनके योगदान को दर्शाया गया है। यह जीवनी टाटा के नेतृत्व और विरासत को श्रद्धांजलि देती है। थॉमस मैथ्यू एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। ठीक है, तो हार्पर कॉलिन्स इंडिया थॉमस मैथ्यू की पुस्तक रतन टाटा ए लाइफ को प्रकाशित करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व न्यायालय परियोजना के कानून और व्यवस्था सूचकांक में कानून और व्यवस्था के मामले में देश कौन से थे? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, जर्मनी, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क या फिनलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क या जर्मनी। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। ठीक है, पाकिस्तान कानूनी एवं व्यवस्था में तीसरा सबसे खराब देश है विश्व न्याय परियोजना के अंतर्गत। ठीक है, विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में माली और नाइजीरिया के बाद पाकिस्तान 140वें स्थान पर है। यह रैंकिंग अपराध नियंत्रण, सशस्त्र संघर्षों, सुरक्षा और नागरिक विवादों में हिंसा के उपयोग जैसे कारकों पर आधारित है। डेनमार्क विश्व पर सबसे आगे है, उसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी है। ठीक है, कानून व्यवस्था में सबसे आगे कौन है? डेनमार्क, उसके बाद नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी है। वहीं पाकिस्तान कानून एवं व्यवस्था में तीसरा सबसे खराब देश है, जिसकी जो रैंक है वो है 140वीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2024 में भारत के चुनाव आयोग ने किस देश के साथ चुनावी सहयोग पर एक समझौता किया था? ऑप्शन आपके पास नेपाल, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान या फिर अजरबैजान। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 उज्बेकिस्तान। ठीक है, भारत के चुनाव आयोग ने उज्बेकिस्तान के साथ चुनावी सहयोग के साथ समझौता किया था। चुनावी आयोग ने उज्बेकिस्तान के साथ चुनावी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के चुनावी आयोग ने उज्बेकिस्तान के साथ केंद्रीय चुनाव निकाय के चुनावी सहयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की ताशकंद यात्रा के दौरान हुए, जहां वे आगामी चुनाव के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य दोनों देश के चुनाव प्रबंधन निकायों के बीच उनके लोकतंत्रों के पारस्परिक लाभ के बीच बातचीत को गहरा करना है। ठीक है, तो चुनाव आयोग ने उज्बेकिस्तान के साथ चुनावी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केरला उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि मां का स्तनपान कराने का अधिकार संरक्षित है? ऑप्शन है आपके पास अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 23A। इसको जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन 2 अनुच्छेद 21।
ठीक है। स्तनपान संविधान के अंतर्गत जीवन के अधिकार का हिस्सा है, यह किसने कहा? केरल उच्च न्यायालय ने। केरल उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि मां का स्तनपान कराने का अधिकार और बच्चे का स्तनपान कराने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है। न्यायालय ने पिता को हिरासत देने वाले बाल कल्याण समिति के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने CWC यानी बाल कल्याण समिति के निर्णय में मां के खिलाफ नैतिक पूर्वाग्रह से प्रभावित माना है। ठीक है। तो स्तनपान संविधान के अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है? जीवन के अधिकार, जो कि आपका 21 है, यानी कि 21 के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व तैराकी दिवस 2024 किस तारीख को मनाया गया था? ऑप्शन है आपके पास 24 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 26 अक्टूबर या फिर 27 अक्टूबर को। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, 26 अक्टूबर को। ठीक है, विश्व तैराकी दिवस 2024 को 26 अक्टूबर को मनाया गया। विश्व तैराकी दिवस प्रति वर्ष अक्टूबर के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है, जो कि इस बार 26 अक्टूबर को मनाया गया। ठीक है। स्पेशल ओलंपिक्स यूएई ने अबू धाबी एक्टिविटीज क्लब के साथ मिलकर विश्व तैराकी दिवस पर तैराकी प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें कि यूएई के पीपल ऑफ डिटर्मिनेशन क्लब के 35 एथलीट शामिल हुए। ठीक है। तो विश्व तैराकी दिवस 2024 को कब मनाया गया? वो है 26 अक्टूबर को, और हर साल यह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश ने अक्टूबर 2024 में किस देश के साथ हरित हाइड्रोजन नवाचार और पारस्परिक कानूनी सहायता जैसे क्षेत्र को शामिल कराते हुए कई समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन आपके पास फ्रांस, जापान, जर्मनी या फिर ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3, जर्मनी के साथ। भारत जर्मनी ने विभिन्न क्षेत्रों में समझौते ज्ञापनों और समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और जर्मनी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी और चांसलर स्क्लोज के साथ ग्रीन हाइड्रोजन नवाचार प्रौद्योगिकी पर समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते में वर्गीकृत सूचना विनिमय, कानूनी सहायता संधि और कौशल विकास सहयोग शामिल है। 2023 में द्विपक्षीय व्यापार $33 बिलियन तक पहुंच गया है, जिसमें कि जर्मनी निवेश $15 बिलियन के करीब है। ठीक है। तो भारत जर्मनी ने विभिन्न क्षेत्रों में समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एक्सपो 2024 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है आपके पास नई दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर गांधीनगर। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, गांधीनगर। 17वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2024 कहाँ पे आयोजित किया गया? वो आपका गांधीनगर में। गुजरात के सीएम ने 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन का उद्घाटन किया। 3 दिवसीय कार्यक्रम का विषय मानकीकरण और अनुकूलन है। क्या इसका विषय? मानकीकरण और अनुकूलन। किसका? 17वें शहरी गतिशील भारत सम्मेलन का। ठीक है। अहमदाबाद में BRTS मेट्रो नेटवर्क मुख्यमंत्री शहर बस परिवहन योजना के तहत इलेक्ट्रिक और CNG बसें और PM-E बस सेवा योजना जैसी पहले स्वच्छ शहरी गतिशीलता को बढ़ावा देती है। ठीक है। तो गुजरात के सीएम ने 17वें शहरी गतिशीलता भारत सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया, जो कहाँ पे किया? गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा ऋण नवीनतम उन्नतम सीमा क्या है? ऑप्शन है आपके पास 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 18 लाख रुपए या फिर 20 लाख रुपए। इसको जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 4, 20 लाख रुपए। बजट 2025 के अनुरूप मुद्रा ऋण की सीमा दुगनी होकर 20 लाख रुपए हुई। केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत मुद्रा सीमा 10 लाख रुपए से बढ़कर कितनी हो गई है? 20 लाख रुपए कर दी गई है। नई तरुण प्लस श्रेणी में तरुण श्रेणी के तहत पूर्व ऋण चुकौती वाले उद्यमियों के लिए 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक ऋण शामिल है। माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक के ऋण के लिए गारंटी कवरेज प्रदान किया जाता है। ठीक है। तो बजट 2025 के अनुरूप मुद्रा ऋण की सीमा कितनी बढ़ा दी गई है? वो आपकी 20 लाख रुपए तक बढ़ा दी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इस भारतीय राज्य को नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ावा देने हेतु एशियाई विकास बैंक से 434.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, असम, गुजरात या फिर केरल। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2, असम को। ठीक है। एडीबी ने 500 मेगावाट और सुविधा के लिए 434.25 मिलियन डॉलर ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी ने असम के कार्बी
आंगलोंग ने 500 मेगावाट के सौर पीवी संयंत्र के लिए $434.25 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इसमें जो है ग्रिड स्थिरता के लिए एपीडीसीएल ओएनजीसी साझेदारी के माध्यम से बैटरी भंडार प्रणाली शामिल है। ट्रिपल पी ढांचे का लक्ष्य अतिरिक्त 250 मेगावाट की सौर सुविधा विकसित करना है। $1 मिलियन का अनुदान परियोजना कार्यान्वयन, क्षमता निर्माण और सामुदायिक जागरूकता में सहायता करेगी। ठीक है, तो एडीबी ने असम के लिए $434.25 मिलियन की क्या है ऋण की मंजूरी दी है। किसके लिए? असम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है एशियाई स्वच्छता ऊर्जा शिखर सम्मेलन यानी कि ACES कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन हमारे पास टोक्यो जापान, सियोल दक्षिण कोरिया या फिर सिंगापुर या हांगकांग। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 3 सिंगापुर। ठीक है, एशिया क्लीन एनर्जी समिट कहाँ आयोजित किया गया? वो आपके सिंगापुर में। ठीक है, एशियाई स्वच्छता ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 जो कि आपके सिंगापुर में हुआ है। ठीक है, सिंगापुर में एशियाई क्लीनिंग एनर्जी समिट में पीक एनर्जी के सीईओ गेविन अड्डा ने बात की है। स्टोन पीक द्वारा समर्थित पीक एनर्जी के पास 5.5 गीगावाट विकास पाइपलाइन है जिसमें दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया में परियोजनाएं शामिल है। प्रमुख परियोजना में दक्षिण कोरिया के 100 मेगावाट हेसोलर, जापान में 28 मेगावाट और सौर परियोजना और ऑस्ट्रेलिया में कितनी है? 991 मेगावाट बैटरी स्टोरेज शामिल है। ठीक है, तो एशियाई स्वच्छता ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का हुआ वो आपका सिंगापुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 25 अक्टूबर 2024 को भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए जाने वाले 7वें एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट का नाम क्या है? ऑप्शन आपके पास अर्नाला, अभय, अशोक या फिर अर्जुन। इसका जो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 2 अभय। ठीक है, भारतीय नौसैनिक ने तटीय सुरक्षा के लिए अभय ASW उथले जलपोत का शुभारंभ किया। 7वां एंटी सबमरीन वारफेयर शेल वाटरक्राफ्ट ASW SWC अभय 25 अक्टूबर को LNT कटुपली में लॉन्च किया गया। ठीक है, GRSC द्वारा निर्मित अभय रक्षा मंत्रालय के साथ 8 जहाजों के अनुबंध का हिस्सा है जो अभय श्रेणी के ASW कॉर्बेट को बदलेगा। 80% से अधिक सामग्री स्वदेशी है जो जहाज निर्माण में आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाती है। यह पहल रक्षा में स्थानीय उत्पादन, रोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज के कुछ मुख्य करंट अफेयर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले अपडेट के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।